गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने यूपीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए हैं। इस सेशन में हम यूजेज ऑफ इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। इंटरनेट के उपयोग। यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पर निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं उपलब्ध होती हैं। पहले नंबर का सेवा है इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल। इंटरनेट पर जब प्रयोक्ता या फिर यूजर्स एक कंप्यूटर से दूरस्थ स्थित दूसरे कंप्यूटर को पत्र भेजता है तो इसे ईमेल कहते हैं। यह सुविधा इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। इस सेवा का प्रारंभ 1970 में माना जाता है। इंटरनेट पर जीमेल जैसी निःशुल्क ईमेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंटरनेट पर जीमेल जैसी निःशुल्क ईमेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे नंबर का यूज है इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र। पहले नंबर पे यूजेज ऑफ इंटरनेट। दूसरे नंबर का यूजेज ऑफ इंटरनेट है फाइल ट्रांसफ़र। एक कंप्यूटर में उपस्थित फाइल को किसी दूसरे शहर में स्थित कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से कॉपी कर सकते हैं। इस क्रिया को फाइल ट्रांसफ़र कहते हैं। इसके लिए इंटरनेट पर एक प्रोटोकॉल क्रियाशील होता है जिसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर एफटीपी के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट, वर्ल्ड वाइड वेब। इस अनुप्रयोग का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स-ली ने 1989 ईस्वी में किया था। फिर से वर्ल्ड वाइड वेब। इस अनुप्रयोग का आविष्कार ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में जिनेवा स्थित यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, जिसे सर्न से संबंधित करते हैं। यानी कि सर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सर्न का फुल फॉर्म होता है सर्न में किया था। किसी वेबसाइट पर टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि और वीडियो के साथ सूचना को अनेक वेब पेजों में www की सहायता से इंटरनेट पर प्रदर्शित करना सुगम हो जाता है। इस सेवा की विशेषता यह है कि इसके द्वारा वेबसाइटों में लिंक के जरिए अन्य वेबसाइटों पर माउस के एक क्लिक करने भर से लाया जा सकता है। वेब पेज HTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट आदि भाषाओं में लिखे जाते हैं। फोर्थ नंबर का यूजेज ऑफ इंटरनेट है रिमोट लॉगिन। टेलनेट जैसी सेवाओं के द्वारा हम इंटरनेट पर किसी भी स्थान से दूरस्थ किसी भी कंप्यूटर पर कार्य तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी क्रिया रिमोट लॉगिंग कहलाती है। फिर से देख लेते हैं। तो टेलनेट जैसी सेवाओं के द्वारा हम इंटरनेट पर किसी भी स्थान से दूरस्थ किसी भी कंप्यूटर पर कार्य तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी क्रिया रिमोट लॉगिंग कहलाती है। नेक्स्ट यूज है इंटरनेट का अगला यूज है चैटिंग में। यानी कि इंटरनेट का 5वां यूज है चैटिंग में। चैटिंग तुरंत संचार या फिर कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। आप किसी चैट प्रोग्राम की सहायता से संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह टेलीफोन पर बात करने जैसी नहीं होता है। चैटिंग में कई व्यक्ति आपस में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। चैटिंग करने के लिए कई प्रोग्राम विभिन्न साइटों पर उपलब्ध होते हैं जिनको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी भाग लेने वाले व्यक्तियों के संदेशों को तुरंत प्रेषित किया जाता है एवं उनके बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता है। जबकि ईमेल एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है जिसमें सूचना को विभिन्न समय अंतरालों के बीच प्रेषित किया जाता है। चैटिंग दो तरह की होती है। एक तो आपका टेक्स्ट चैट होता है, दूसरा आपका वॉइस चैट होता है। टेक्स्ट चैट में लिखा जाता है, वॉइस चैट में बोलकर मैसेज भेजा जाता है। पहले नंबर का जो टेक्स्ट चैट होता है, टेक्स्ट चैटिंग में सूचनाओं का आदान प्रदान या शब्दों के रूप में होता है। प्रदान टेक्स्ट या
शब्दों के रूप में होता है। टेक्स्ट चैट में चैटिंग करने वाले व्यक्ति की स्क्रीन पर संदेश टेक्स्ट के रूप में दिखाई देते हैं तथा वह कीबोर्ड की सहायता से संदेश को लिखकर प्रेषित करता है। दूसरे वॉइस चैट में संदेश सुनाई देते हैं और आप संदेशों को बोलकर प्रसारित करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट का यूज वीडियो स्ट्रीमिंग में या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग में। इसके द्वारा इंटरनेट पर तुरंत वीडियो या रेडियो सुन सकते हैं। 7वें नंबर का यूज है इंटरनेट का डाउनलोडिंग में। इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सॉफ्टवेयर तथा गेम्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। 8वां इंटरनेट का यूज क्या है? तो 8वें नंबर का इंटरनेट का यूज है ऑनलाइन शॉपिंग में। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे वस्तुओं का खरीदा और बेचा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग प्रमुख इंटरनेट शब्दावलियाँ यानी मेजर इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। पहले नंबर पर आपका वेबसाइट है। वेबसाइट का मतलब क्या होता है? यह वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक समूह होता है, यानी वेब पेजों के समूह को ही हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। कोई वेबसाइट किसी वेब सर्वर द्वारा होस्ट की जाती है जिस पर किसी नेटवर्क जैसे इंटरनेट या निजी लोकल एरिया नेटवर्क की सहायता से पहुंचा जा सकता है। किसी वेबसाइट को देखने के लिए एक इंटरनेट पते की आवश्यकता होती है जिसे URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। वेबसाइटों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहले नंबर का है http www.ssgcp.com। दूसरे नंबर का होता है http www.rediffmail.com। तीसरे नंबर का होता है http। ये तो फिक्स है, इतना पार्ट जो है फिक्स है। अब चेंज कहाँ पर हो रहा है? तो इसमें भी नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी फिक्स है, बस चेंज हो रहा है लास्ट वाले में। SSG पहले वाले में ssgcp.com है, दूसरे वाले में rediffmail.com है एंड तीसरे नंबर पे msn.com है और फिर यहाँ पर फिक्स है इतना edrishti.in है, लास्ट में .in इसमें लग गया। 5वें नंबर पे यहाँ तक फिक्स है yahoo.com। 5 प्रकार के वेबसाइटों के कुछ उदाहरण हैं, यानी वेबसाइट जो होता है इसी तरह से बनाए जाते हैं। 3 पार्ट में वेबसाइट रहता है लगभग। नेक्स्ट पॉइंट, वेब ब्राउज़र क्या होता है? व्हाट डू यू मीन वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं। फिर से, वेब ब्राउज़र एक ऐसा क्लाइंट प्रोग्राम है जिसमें www पर उपलब्ध सभी प्रकार की वेबसाइट और वेब पेज खोले जा सकते हैं। इसका प्रयोग इंटरनेट पर उपलब्ध सारी सुविधाओं तथा स्रोतों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से एक्सेस करने में किया जाता है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी वेब ब्राउज़र जो था वो एक वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका उपयोग हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तथा वेब पर उपलब्ध अन्य HTML प्रलेखों को लिंक के माध्यम से प्राप्त करने में किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से इंटरनेट सर्फिंग करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की विशेषता यह है कि वह किसी भी वेब ब्राउज़र पर खुल सकता है, इसलिए हम अपने कंप्यूटर में कोई सा भी वेब ब्राउज़र प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र के उदाहरण इस प्रकार हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत, मोजिला फायरफॉक्स आता है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत, ओपेरा मिनी आता है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत, गूगल आता है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत और क्रोम आता है वेब ब्राउज़र के अंतर्गत। फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है, ओपेरा मिनी आता है, गूगल आता है और क्रोम आता है। ये सभी वेब ब्राउज़र के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। यहीं दिया है, ये क्रोम है, ओपेरा मिनी है, ये फायरफॉक्स है, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वेब पेज का मतलब क्या होता है? वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो तथा
एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। फिर से वेब पेज का मतलब क्या होता है? तो वेब पेज होता है, वेब पेज में टेक्स्ट, यानी वेब पेज में टेक्स्ट होता है, पिक्चर भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, एनिमेशन भी हो सकता है, के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। होम पेज किसे कहते हैं? तो वेब पेज था। होम पेज का मतलब किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है, यानी किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसी को होम पेज कहलाता है, यानी कि किसी भी वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। जबकि वेब पेज का मतलब होता है वेब पेज में टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन के रूप में सूचनाओं का भंडार होता है। होम पेज यही है पूरे। जब हम गूगल को खोलते हैं तो उसमें जो पहला पेज दिखाई देता है उसी को हम होम पेज के नाम से जानते हैं। अगला हेडिंग है सर्च इंजन। सर्च इंजन किसे कहते हैं? सर्च इंजन का मतलब होता है, सर्च इंजन किसी एक साधन का नाम नहीं है। सर्च इंजन किसी एक साधन का नाम नहीं है, बल्कि उन साधनों का समूह है जो वांछित सामग्री को इंटरनेट पर खोज सकते हैं और उस सामग्री को होस्ट कंप्यूटर से प्राप्त भी कर सकते हैं। सर्च इंजन में एक जगह पर हमें वे सूचना देनी होती है जिसे हम इंटरनेट पर खोजना चाहते हैं। सर्च इंजन पर वांछित सामग्री का कोई भाग या शब्द टाइप कर उसे खोज करने का आदेश दिया जाता है। आदेश मिलते ही वह सर्च इंजन समस्त इंटरनेट होस्ट कंप्यूटरों पर उस सामग्री को खोजेगा जिसमें टाइप किया गया भाग या शब्द उपस्थित हो। तत्पश्चात वह स्क्रीन पर उन समस्त जानकारियों की सूची प्रदर्शित करेगा। माउस की सहायता से वांछित सामग्री पर पहुंचकर वहां क्लिक कर पूरी सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इस समय निम्न सर्च इंजन बहुतायत से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। कौन कौन से सर्च इंजन हैं? तो इसमें सर्च इंजन के रूप में याहू का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, यानी www.yahoo.com ये आपका एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। और दूसरे नंबर पर आपका www.google.com यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसे हम URL के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? डिस्कस अबाउट URL। इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय पता है या फिर यूनिक एड्रेस URL कहलाता है। फिर से इंटरनेट पर किसी सर्वर सेवा के नाम को व्यक्त करने वाला एक अद्वितीय पता जिसे हम यूनिक एड्रेस के नाम से जानते हैं, इसी को URL कहते हैं। U से हो जाएगा यूनिफॉर्म, R से हो जाएगा रिसोर्स, L से हो जाएगा लोकेटर। यह URL ही इंटरनेट पर किसी सेवा संस्था या सर्वर के ठिकाने को खोजने का साधन होता है, यानी कि यही URL ही इंटरनेट पर किसी सेवा या फिर किसी संस्था या फिर किसी सर्वर के ठिकाने को खोजने का साधन होता है। जैसे HTTP इतना तो फिक्स है, www तक yahoo.com एक URL है, यानी कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दो चिन्ह ऐसा बनाया गया। www.yahoo.com एक प्रकार का URL ही है। देख लेते हैं इसमें, तो यही दिखा रहा है URL HTTP www.internet.com ये एक प्रकार का URL ही है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट ईमेल। ईमेल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन ईमेल? ईमेल वार्तालाप में संदेशों के आदान प्रदान का तीव्रतम साधन है। इसकी सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने मित्र या सहपाठी अथवा व्यापारिक सौदे के लिए कंपनी या व्यापारी को हम संदेश भेज सकते हैं जो उसे कुछ ही क्षणों में मिल जाता है। इस सेवा ने सूचना जगत में एक क्रांति सी ला दी है। ईमेल संदेश बहुत कम समय में टाइप करके भेजा जा सकता है एवं इसके पाने वाले को वहां उपस्थित रहना भी जरूरी नहीं है, जो कि टेलीफोन से संदेश देने के लिए आवश्यक है। यह संदेश गंतव्य कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर पर जाकर सुरक्षित हो जाता है। जब निर्धारित व्यक्ति
अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करता है तो उसे यह सूचना मिल जाती है कि उसके लिए कोई संदेश है। वह व्यक्ति अपनी सुविधानुसार उस संदेश को पढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ईमेल। ईमेल सुविधा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किसी भी मेल सर्वर्स में एक अकाउंट बनाना होता है। कुछ प्रमुख मेल सर्वर्स निम्न हैं, जैसे आपका जीमेल पे हम अकाउंट बना सकते हैं, याहू पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, रेडिफ मेल पर हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल विंडो के मुख्य अवयव, मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल विंडो। ईमेल विंडो के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल विंडो के कुछ मुख्य अवयव होते हैं। फिर से मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल विंडो, इसमें आपका इनबॉक्स आता है। यह आपके मेल बॉक्स में आए हुए संदेशों को दर्शाता है, यानी इनबॉक्स जो होता है आपके मेल बॉक्स में आए हुए संदेशों को या फिर मैसेज को दर्शाता है। कंपोज मेल क्या होता है? तो ये भी विंडो का ही, यानी मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल विंडो। ईमेल विंडो पे एक तो आपका इनबॉक्स होता है और ईमेल विंडो का जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो कंपोज मेल होता है। और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड होता है। और इसके बाद चौथे नंबर पे क्या है? चौथे नंबर पे सेंट मेल है एंड लास्ट में रिप्लाई है। तो पहले नंबर पे हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपका इनबॉक्स आता है। इनबॉक्स का मतलब होता है ये आपके मेल बॉक्स में आए हुए संदेशों को दर्शाता है। कंपोज मेल क्या होता है? मैसेज को लिखने के लिए कंपोज मेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि संदेश को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो संदेश को लिखने के लिए कंपोज मेल का प्रयोग करते हैं। यहीं लिखा है यहाँ पर कंपोज मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेज कंपोज करना। टू कंपोज ए मैसेज, स्टेप 1 में कंपोज पर क्लिक करें, यानी कि मैसेज कंपोज करना। टू कंपोज ए मैसेज, यानी कि एक मैसेज को लिखने के लिए पहले स्टेप 1 में क्या किया जाता है? तो कंपोज पर जो है क्लिक किया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में टूल बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस या फिर एड्रेस टाइप करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। यानी टूल बॉक्स में उस स्टेप 2 में होता है क्या है? टूल बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस टाइप करें जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। स्टेप 3 में सब्जेक्ट बॉक्स में मैसेज की हेडिंग टाइप करें, यानी स्टेप 3 में सब्जेक्ट बॉक्स में मैसेज की हेडिंग टाइप करें। फिर चौथे स्टेप में अपना मैसेज टाइप किया जाता है। फिर पाँचवें स्टेप में सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं। 5 स्टेप में पूरा क्या होता है? पाँच स्टेप में क्या होता है? तो एक मैसेज जो है 5 स्टेप में क्लियर हो जाता है। स्टेप में फर्स्ट में कंपोज पर क्लिक किया जाता है। स्टेप 2 पे जो है टूल बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल टाइप किया जाता है जिसे मेल भेजना होता है। तीसरे स्टेप में सब्जेक्ट बॉक्स में मैसेज की हेडिंग टाइप किया जाता है। फिर चौथे स्टेप में अपना मैसेज टाइप किया जाता है। फिर उसके बाद 5वें स्टेप में जो है सेंड बटन पर क्लिक करके सब मैसेज को भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? अपने पास आए हुए मैसेज को किसी और को भेजने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। फिर से अपने पास आए हुए मैसेज को किसी और को भेजने के लिए फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। सेंट मेल का मतलब क्या होता है? वह आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को दर्शाता है। यानी सेंट मेल का क्या मतलब होता है? तो सेंट मेल का मतलब ये होता है कि वह आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को दर्शाता है। रिप्लाई में क्या आता है? तो किसी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए मैसेज के प्रत्युत्तर में जो मैसेज भेजते हैं वह रिप्लाई होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए मैसेज के
मैसेज के प्रत्युत्तर में यानी कि उत्तर में जो है फिर हम मैसेज लिख के जब भेजते हैं तो वही रिप्लाई होता है। नेक्स्ट हेडिंग है उभरती तकनीकें या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है तो इसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत या फिर उभरती तकनीकों के अंतर्गत क्या आता है तो पहले नंबर पे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सोचने समझने और काम करने की क्षमता या फिर बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्निक है जो कंप्यूटरों को इंसानों की तरह सोचने समझने और काम करने की क्षमता या फिर बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। सेकेंड पॉइंट सीरी, गूगल नाउ, एक्सेला जैसे इंटेलिजेंस डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट उपकरण एआई तकनीक का उपयोग करते हैं। फिर से सीरी हो गया, गूगल नाउ हो गया, एक्सेला एलेक्सा हो गया यानी कि सीरी हो गया, गूगल नाउ हो गया, एलेक्सा हो गया जैसे इंटेलिजेंस डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट उपकरण एआई तकनीक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एआई प्रणाली नए निर्णय लेने के लिए पिछले अनुभवों और परिणामों को से भी सिखाती है। फिर से इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में नए निर्णय लेने के लिए पिछले अनुभवों व परिणामों से भी सीखती है। अनुप्रयोग माइनस स्वचालित कार्य, अनुप्रयोग स्वचालित कार्य, वर्चुअल असिस्टेंट स्टैम्प फिल्टर, ग्राहक सेवा जैसे चैटबॉट आदि किसके अंतर्गत आते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के अंतर्गत अनुप्रयोग आता है, स्वचालित कार्य आती हैं, वर्चुअल असिस्टेंट आता है, स्पैम फिल्टर आता है, ग्राहक सेवा जैसे चैटबॉट जो है वो आदि शामिल किए जाते हैं इसके अंतर्गत। ये दिया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार का होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो एक तो आपका मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, दूसरे नंबर पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तीसरे नंबर पे आपका वर्चुअल रियलिटी वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी ये भी आर्टिफिशियल अंतर्गत का यानी कि 4 पार्ट होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने पार्ट से मिलकर बना होता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित 4 पार्टों से मिलकर बना होता है जिसमें आपका पहले नंबर पे मशीन लर्निंग आता है जिसे हम एमएल के नाम से जानते हैं, दूसरे नंबर पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आता है जिसे हम एनएलपी यानी कि नेचुरल एल से लैंग्वेज पी से प्रोसेसिंग यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित था। तीसरे नंबर पे वर्चुअल रियलिटी आता है जिसका आधा नाम जिसका संक्षिप्त रूप होता है वीआर एंड चौथे नंबर पे रोबोटिक्स आता है। नेक्स्ट है प्रमुख एआई मॉडल एवं विकासकर्ता। प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल व विकासकर्ता चैट जीपीटी के विकासकर्ता चैट जीपीटी के विकासकर्ता कौन है तो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि चैट जीपीटी के विकासकर्ता कौन है तो चैट जीपीटी के विकासकर्ता ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि बर्ट का गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जेमिनी का गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड लामा 2 का मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यानी चैट जीपीटी को ओपन एआई के द्वारा विकास किया गया यानी कि चैट जीपीटी का विकास जो है ओपन एआई के द्वारा किया गया है, बर्ट का विकास गूगल एआई के द्वारा किया गया है, जेमिनी का विकास गूगल एआई के द्वारा किया गया है, लामा 2 का विकास जो है वो मेटा एआई के द्वारा किया गया है, क्लिप का विकास जो है ओपन एआई के द्वारा किया गया है। पाल्म 2 का आविष्कार जो है वो गूगल एआई के द्वारा किया गया है। अल्फा कोड का भी आविष्कार डीप माइंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है आईओटी का मतलब होता है आई से आपका इंटरनेट, ऑफ टी से आपका थिंग हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग उपकरणों का एक नेटवर्क है यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो था वो उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एम्बेडेड हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर होता है। आईओटी यानी कि
इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उद्देश्य यह है कि सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हों और डेटा का आदान प्रदान करें, जिससे मानव के जीवन को और अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाया जा सके। IoT का मतलब, IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितने प्रकार का होता है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है वो वेब ऑफ थिंग्स यानी 2 प्रकार का होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका वेब ऑफ थिंग्स होता है जिसे हम WOT के नाम से जानते हैं, दूसरे नंबर पे आपका सेंसर आता है।